बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग ईद शीद गुजार के आ गए हैं जी। और आपको पता है कि हमारा स्लोगन थोड़ा डिफरेंट होता है कि जब आप घर जाएं तो किताबें यहीं छोड़ जाएं। तो यकीनन आप यहीं छोड़ के गए हुए थे, ठीक है ना। हमने इससे पहले एक हेड ऑफ इनकम कंप्लीट किया था एंड दैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसके ऊपर थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर जब एक एक दो दो हेड होते जाएंगे फिर इन हेड्स ने आपस में मर्ज हो के भी सवाल बनने हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल फ्रेश नया हेड ऑफ इनकम शुरू करने लगे हैं। अगर कोई बच्चा आज से ज्वाइन किया हुआ है तो उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ से ये सेपरेट बिल्कुल ट्रीट हो रहा होगा। और आज का लेक्चर भी यूट्यूब पे अभी अपलोड होगा। आज आखिरी लेक्चर है जो अपलोड हो रहा होगा। फिर जाहिर है आप यहीं से क्लासेस में ले रहे होंगे लेक्चर। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई लेक्चर मिस किए हुए हैं वो यूट्यूब पर जाकर उन सारे लेक्चर ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। और मेरा लेक्चर कोई 45 मिनट का होता है, 2x पे सुने तो 22 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x पे भी मेरा लेक्चर आपको बाकी टीचर्स से नॉर्मली नज़र आएगा, वो उसमें 2x वाला थ्रिल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए 20-22 मिनट में आप एक लेक्चर को अल्लाह ने चाहा तो कवर कर लेंगे। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र हो रहा था सेक्शन 11 में। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब था कि हम इनकम टैक्स में जो हम पैसे कमा रहे हैं, जो हम इनकम कमा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इनको 5 हेड्स में डिवाइड कर लिया, 5 चैप्टर बना दिए, 5 तरह की इनकम बना दी। पहली कौन सी थी? सैलरी। दूसरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ भी लिया, ठीक है ना। तीसरी इनकम फ्रॉम, चौथी ये हम पढ़ने जा रहे हैं, और 5वीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसे हमें 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ने हैं। फिर हमने एक बात की थी कि यार जब भी कोई हेड ऑफ इनकम पढ़ना होगा, कोई भी हेड ऑफ इनकम पढ़ना होगा तो 4 बातें पढ़नी होंगी। नंबर 1 स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? इस हेड में कौन सी इनकम आएगी, या बाज़ दफा हम कहते हैं इस हेड में कौन सी इनकम नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी व्हाट इज इंक्लूडेड। कौन सी इनकम है जिसे हम कहेंगे कि ये कैपिटल गेन है, कौन सी इनकम है जिसे कहेंगे ये सैलरी है, कौन सी इनकम है जिसे कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। या कौन सी इनकम है जो देखने में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लग रही है लेकिन ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लूडेड। दूसरी बात, क्या इस इनकम को कमाने में जो खर्चे हुए हैं वो माइनस करके टैक्स लगना है या सारे पे टैक्स लगना है? अकाउंटिंग की एग्जांपल आपके सामने है। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एडमन सेलिंग, फिर प्रॉफिट निकलता है। क्या उस पे टैक्स लगना है या सेल पर ही टैक्स लगना है? ठीक है ना। ये बात कैसे पता चलेगी? डिडक्शन से पता चलेगी कि कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है। इसकी एक एग्जांपल हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक लिस्ट पढ़ भी चुके हुए हैं कि यार इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से ये चीज़ भी माइनस कर लें, ये भी माइनस कर लें, ये भी माइनस कर लें, ये भी माइनस कर लें, फिर जो इनकम बची उसके ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है ना। आज हम कैपिटल गेन के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ भी ऐसे है कि क्या चीज़ अलाउड नहीं है, कि बज़ाहिर आपको लगे कि यार ये खर्चा तो मेरा माइनस होना है, लेकिन टैक्स कहता है नहीं नहीं भाई ये खर्चा माइनस नहीं होना। तीसरी बात जिसका जवाब हम ढूंढ रहे होंगे, दैट इज बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। बेसिस ऑफ, इसका मतलब क्या है कि टैक्स कब लगना है, रिसीट बेसिस पर लगना है या अक्रूवल बेसिस पर लगना है। अब इतनी अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया कि ये 2 बातें आपको समझ आ रही है कि रिसीट बेसिस का मतलब है जब पैसे आपको मिल जाएंगे जब गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, या नहीं बात तय हो गई, पैसे क्या हो गए? अक्रू हो गए, राइट टू रिसीव। अक्रूवल का मतलब समझ के है ना आप लोग अकाउंटिंग में, कि मतलब राइट टू रिसीव अराइज हो गया। तो क्या राइट टू रिसीव पर टैक्स लगेगा या कि जब पैसे आपको मिल जाएंगे जब टैक्स लगेगा? ये बात हमने ढूंढनी। और 4th पॉइंट हमने ढूंढना है कि क्या टैक्स एनटीआर में लगेगा या एनटीआर का मतलब है क्या सारे हेड इकट्ठे करके फिर एक इनकम बनाएंगे उस पर टैक्स लगाएंगे, या नहीं नहीं इसका टैक्स अलग, इसका टैक्स अलग, इसका टैक्स अलग, तो इसको क्या कहते हैं? एफटीआर। और मैंने आपको ये जुमला पहले भी बोला है कि कुछ हेड्स हैं, वैसे तो ये 4 बातें हर हेड में आनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों बातें अपनी पीक पर हर हेड में आ रही हों। मैंने कहा था कि ये एनटीआर में जाए कि एफटीआर में जाए, ये वाला पॉइंट समझने की सबसे बेस्ट जगह कैपिटल गेन है। क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है,
इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की बेस्ट जगह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। कौन सी चीज अक्रूवल पर होगी, कौन सी उस पर होगी, इसकी बेहतरीन जगह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि आपने देखा था रेंट को किसी तरह ट्रीट कर रहे थे, फोरफिटेड डिपॉजिट को किसी तरह ट्रीट कर रहे थे, एडवांस को किसी तरह ट्रीट कर रहे थे। हालांकि ये सारी बातें हर जगह पर इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि यार बात खिल के सामने आ जाएगी, कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। तो ये एनटीआर एफटीआर वाला कॉन्सेप्ट इस जगह पर इस चैप्टर में हमारा बड़ा अच्छा डिस्कस होगा। स्कोप कौन सी इनकम आएगी और कौन सी इनकम नहीं आएगी। कैपिटल एसेट्स डेफिनेशन, स्कोप आमतौर पर डेफिनेशन से शुरू होता है ना। रेंट की डेफिनेशन ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का स्कोप डिफाइन किया था। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ, यहां एक कॉमा आया पहले यहां तक, वो कहते कोई भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी एसेट्स अगर किसी बंदे के पास होंगे तो इससे जो इनकम क्रिएट होगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल एसेट। लेकिन साथ ही उसने कहा वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। क्या मतलब, क्या ये एसेट कारोबार में लगे हुए हो, क्या ये एसेट मेरी पर्सनल लाइफ में हो। मतलब घर की गाड़ी पर्सनल एसेट हो गया, ऑफिस की गाड़ी ऑफिस का एसेट हो गया, ऑफिस के एसी, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस की प्लांट, ऑफिस की मशीनरी। बज़ाहिर तो सब कुछ ऐसे लग रहा है अभी तक की डेफिनेशन से। करेक्ट, कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। लेकिन साथ ही जितना कुछ माहौल क्रिएट हुआ था ना उसको सबको एकदम से चेंज होने लगा। बट डज नॉट इंक्लूड, पहले उसने कहा यार हर एसेट शामिल है, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं यार 3 एसेट बताने लगे ये शामिल नहीं है। नंबर 1, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, इसका मतलब है कारोबारी एसेट की बात हो गई है। और अगर आप अकाउंटिंग को रिकॉल करें तो ये जो सारी लाइन लिखी है इसको कोई एक जुमला अटैच करें, जरा कोई एक नाम लगाएं इसके लिए। शाबाश, वेल डन। यानी शाबाश शाबाश बोलो। 2 एसेट थे आपके मेन, मैं क्लू दे रहा हूं। बिजनेस में 2 एसेट थे, शाबाश। एक करंट और एक, करंट का कैसे पता चलता है, हाथ लगाते हैं अगर करंट पड़ रहा हो तो, नहीं 1 साल से कम वाले। ये सारी लाइन किस पे लग रही है, करंट एसेट। इसका मतलब है बिजनेस के करंट एसेट कैपिटल एसेट नहीं रहे, बट डज नॉट इंक्लूड। बिजनेस में जो करंट एसेट हैं, करंट एसेट की 3 ही शक्लें हो सकती थी, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल। वो कहता है यार ये नहीं है। इसका मतलब है, अब जरा सुने मैं क्या करूं, जब करंट एसेट खरीदेंगे, करंट एसेट बेचेंगे, तो जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। यही तो कारोबार है। हम बिजनेस में क्या काम करते हैं, करंट एसेट को बाइंग सेलिंग करते हैं ना। नॉन करंट एसेट तो यूज के लिए खरीदते हैं, बेच बाज दफा उन्हें भी देते हैं, लेकिन खरीदने का मकसद बेचना नहीं होता। कॉलेज एसी क्यों खरीदा हुआ है, यूज के लिए। हाँ, हो सकता है एसी सही काम ना कर रहा हो, हम इसे बेच दें। हो सकता है बेचने पर गेन आ जाए, बेचने पर लॉस आ जाए, ठीक है ना। लेकिन जो करंट एसेट हमारा मेन काम है, अगर इसे उठा के यहां कैपिटल एसेट में ले आते तो इनकम फ्रॉम बिजनेस तो अपनी मौत खुद ही मर जाता ना। ये हेड, फिर इसी हेड में क्या आता फिर भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या आता, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस किससे चलती है, नॉन करंट एसेट की ट्रेडिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से चलती है ना। इसका मतलब है ये इनकम कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। इसलिए उसने यहां कह दिया बट डज नॉट इंक्लूड। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 20। अच्छा, डेप्रिसिएशन का एक कॉन्सेप्ट आपने IAS 16 में पढ़ा है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन पढ़कर आए ना। IAS 16 में ये एक लफ्ज अमोर्टाइजेशन भी इस्तेमाल हुआ है। जो टेंजेबल एसेट्स हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और जो इनटेंजेबल चीजें होती हैं उसके लिए लफ्ज। और डेप्रिसिएशन कहते किसको थे, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कुछ ऐसा ही नहीं पढ़ के आए हुए, ऐसे ही पढ़ के आ रहे हो ना। वो कहते हैं यार हर वो एसेट
जरा तवज्जो रखें, हर वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी वो कैपिटल एसेट नहीं रहा। इसका मतलब है बिजनेस के, बोले, नॉन करंट एसेट भी निकल गए, करंट भी निकल गए, नॉन करंट भी निकल गए, अमोर्टाइजेशन वाले भी निकल गए और डेप्रिसिएशन वाले भी, यानी टेंजेबल भी निकल गए और इनटेंजेबल भी निकल गए। बात समझ आ गई? इसका मतलब है अगर इनसे कोई प्रॉफिट आएगा तो कहां जाएगा? शाबाश, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, क्योंकि ये तो बिजनेस से ताल्लुक है इनका। तो बिजनेस की दोनों चीजें निकाल दी। हालांकि शुरू में मिजाज बिल्कुल बदला बदला लग रहा था सरकार का। देखो क्या कह रही थी सरकार, वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, लेकिन फिर बिजनेस के करंट एसेट भी निकल गए, नॉन करंट एसेट। स्कोप कौन सी इनकम आएगी, कौन सी इनकम नहीं आएगी, दो बातें निकल गई। और any movable property held for personal use by the person or any member of the person family dependent on the person। वो कहता है यार जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल का मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, यानी इमूवेबल की एग्जांपल ध्यान में ले आते हैं। वो क्या है? लैंड, बिल्डिंग इज इमूवेबल। ये ऐसी मूवेबल है, इमूवेबल है? हम इसे हाथ लगाएं तो मूव करेगा? नहीं, ऐसे नहीं देखते, मूव हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना, मूव हो सकता है कि नहीं। तो ये ऐसी क्या है? मूवेबल। वो कह रहे हैं जो पर्सनल जिंदगी के मूवेबल एसेट है ना, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। अभी सिर्फ यहां तक की बात पढ़ी, आगे नहीं मैं गया, अभी यहां तक पढ़ रहा हूं। जरा सोचे जिंदगी में पर्सनल एसेट्स कौन से हैं आपके? पर्सनल जिंदगी में, कारोबार में नहीं, घर में। घर में क्या है? गाड़ी है, एसी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल है, फुला है, फुला है, ये सारी चीजें हैं ना। वो कह रहा है यार ये कैपिटल एसेट नहीं है। यानी आपने घर में एक गाड़ी खरीदी, कुछ अरसे के बाद बेच दी, अगर उसके ऊपर गेन हो गया तो फिलहाल हमें ये पता चल गया ये कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन तो उसको कहना है जो कैपिटल एसेट को बेचने से हासिल हुआ है, ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। ठीक होगी ना बात? लेकिन फिर उसने एक और छोटी सी बात कही, उसने कहा एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब है देयर आर सम पर्सनल एसेट जो मूवेबल हैं लेकिन वो शामिल हैं। वो कौन सा है? सबसे पहले आ गया जी पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर आर्ट वर्क। वो कहते हैं ये जो पेंटिंग शेंटिंग है ना, अब जरा, अगरचे यहां तो हमने पेंटिंग ही लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन यहां पेंटिंग से असल मुराद भला क्या है? वो जो जरा हैवी हाई एंड पेंटिंग है, करोड़ों वाली, लाखों वाली, करोड़ों वाली, वो नहीं जो आपने, मैंने, मेरे, चलो आपने नहीं, मेरे जैसे गरीब आदमी ने लाख लगाया, उसकी नहीं बात हो रही। ये वो पेंटिंग है जो वक्त के साथ महंगी हो रही हैं, इनमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल गेन आएगा। एक पेंटिंग आपने खरीदी 20 लाख की, बेची 70 लाख की, कैपिटल गेन आ गया। अच्छा पेंटिंग, अब ये ना वो एक स्कल्पचर आपको होता है ना, वो जो मुजस्मा बना देते हैं, वो इस तरह की, यानी वो जो आर्ट वर्क इस तरह का जो है वो मुराद आ गई। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल में आने वाली जो बात आएगी, दैट इज ज्वेलरी। यानी गोल्ड वगैरह जो हम खरीदेंगे मूवेबल है ना, लेकिन गोल्ड के खरीदने और बेचने पर अगर कोई गेन अराइज हो गया तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल गेन कहलाएगा। फिर लिखा है रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, फोलियो बुक, ये मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर। अब पोस्टेज स्टैम्प भी कौन सी? वो जो स्टैम्प कलेक्शन वाली है ना, वो जो एंटीक्स चीजें हैं, वही मुराद है यहां पर। इसी तरह कॉइन्स वगैरह, इसी तरह कोई एंटीक, यानी एक ज्वेलरी निकालकर बाकी सारी चीजें वो है जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू क्रिएट होती है। ज्वेलरी है जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं, गोल्ड की प्राइस बढ़ने से आपको गेन राइज हो रहा है बस। अब जरा गौर करें, 95 बल्कि 99% ऑफ द पीपल अगर कैपिटल गेन पर्सनल एसेट से कमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी से कमाएंगे। हम सबके घरों में इन 6 बातों में से ज्वेलरी के अलावा कोई चीज नहीं है।
अगर हम कोई स्टैम्प की कलेक्शन नहीं करते, अगर हम कोई एंटीक की कलेक्शन नहीं करते, तो जनरली ये सारी चीजें आम हर घर में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आई है? ज्वेलरी आई है। अब जरा गौर करें क्या क्या कैनवस क्रिएट हुआ। बिजनेस का तो कोई एसेट नहीं बचा, बिजनेस का तो कोई एसेट नहीं बचा, ना करंट ना नॉन करंट। पर्सनल जिंदगी के सारे मूवेबल निकल गए इन 6 के अलावा, और इन 6 में मेन चीज क्या है? ज्वेलरी। तो फिर पीछे बचा क्या है? पीछे बचा क्या है? कैपिटल एसेट फिर बचे कौन से हैं? अब जरा गौर करें मैं क्या करूं। पर्सनल लाइफ में पर्सनल के कौन से निकले हैं? मूवेबल निकले हैं, इमूवेबल नहीं निकले। वो जो आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, वो जो घर खरीदा हुआ है, घर बेच दिया तो कैपिटल गेन अराइज होगा, क्योंकि पर्सनल की जो चीजें निकल रही हैं कौन सी हैं? मूवेबल। मूवेबल में से भी उन्होंने ज्वेलरी रख ली, चलो बाकी 5 बातों को हम छोड़ भी दें, ज्वेलरी रख ली। इसका मतलब घर की डाइनिंग टेबल बेची, गेन हो गया, ये कैपिटल गेन नहीं है। घर का फ्रिज बेचा, गेन हो गया, ये कैपिटल गेन नहीं। लेकिन घर बेचा, कैपिटल गेन हो गया। प्लॉट बेचा, कैपिटल गेन हो गया। ज्वेलरी बेची, कैपिटल गेन हो गया। अच्छा, ये एग्जांपल समझ आ गया। एक बात और ऐड कर लेते हैं, शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, ये भी कैपिटल एसेट में आएंगे। शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, ये भी कहां आएंगे? कैपिटल गेन में आएंगे। और ये वाली 4-5 चीजें खरीदी बेची, ये कैपिटल एसेट है। बात समझ आ गई? स्कोप थोड़ा सा क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जाम में बहुत दफा पूछे जाने वाली डेफिनेशन, चंद डेफिनेशन है जिसे एज इट इज रट्टा लगाना है, ये उनमें से एक है। मार्क कर ले, इसे याद करना है आपने, क्योंकि अक्सर यही सवाल एग्जाम में आ जाता है कि कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अच्छा जी, जैसे एक लफ्ज कुछ पीछे इस्तेमाल हो रहे थे ना, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, बुक। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई ऐसी किताब जो रेयर थी, अब उसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू क्रिएट हो गई। जैसे अगर हम रिलीजियसली बात करें ना, आप मदीना मुनव्वरा में जाएं तो मस्जिद नबवी के अंदर ही एक जगह पर कुछ नवारदात की एक जगह बनी हुई है, जहाँ कुछ वो कीमती कुरान पाक रखे हुए हैं जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू है कि ये हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से लिंक है, फुला है, ये चीज़ें क्या अगर वो लिखी हुई चीज़ें हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? रेयर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक होगी बात? अब ये इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। फिर इसी तरह एक लफ्ज़ होता है फोलियो या बुक कवर, ये भी इसी तरह की हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से चलता है। जैसे शेक्सपियर का कोई पहली किताब छपी हो, उसका कोई किताब वो उसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू आ जाए। स्कल्पचर इस तरह के मुजस्समात को कहते हैं। और फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी पोस्ट जिसकी कोई हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। मसलन पाकिस्तान पोस्ट ने जो पहला लेटर पोस्ट किया था उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना? ये चीजें, यानी ये सारी चीजें असल में क्या हैं? कैपिटल एसेट हैं। क्यों हैं? ये सब एंटीक है ना, पुरानी चीजें। इसी तरह कॉइन्स, कोई मेडल्स, कोई और ऐसी चीज जो एंटीक के दर्जे में आ जाए। पता चले जी ये तलवार क्या जी हजरत अली करमल्लाहु वजहू के साथ अटैच है जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ अटैच है, या और कोई इस दुनिया के जी सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ अटैच है, जिनकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू। अब वो चीज अपनी प्राइस पे ट्रेड नहीं हो रही है, अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। इसको हम कह रहे हैं ये सब क्या है? कैपिटल गेन। इनकी ट्रेडिंग अगर करेंगे तो कैपिटल गेन कहलाएगा। अच्छा जनाब, वही जो कॉमन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट, शेयर्स, राइट शेयर, बोनस शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट, ये इस तरह की चीजें अभी हमें आगे चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी नजर आएंगी। यहां तक में से ही देखें तो एग्जाम में अक्सर हमें यह सवाल नजर आएगा, डिस्कस विच एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग इनकम अंडर हेड कैपिटल। क्या नहीं ट्रेड हो रहा? वो 3 चीजें नहीं ट्रेड हो रहे ना, एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ही लिखनी थी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो 3 पॉइंट जो एक्सक्लूड किए हैं, कौन से?
नॉन करंट एसेट, लेकिन नॉन करंट एसेट नहीं लिख के आना, लिखकर उसी तरह ही आना है, ठीक है ना। लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, वही वाली, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, नॉन करंट एसेट ही ना लिखाना। और फिर दूसरी बात, एनी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 24। अच्छा, ये दो सेक्शन याद ना करने हो तो यहां हम जरा एक तरीका और भी लगा सकते हैं। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अंडर दिस लॉ। सेक्शन याद करने से जान छूट गई, बात पूरी एक्सप्लेन हो गई। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट 100% नहीं, 110% चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बात? और तीसरी ये बात ऐसे याद करनी है, यही पूछते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। अच्छा जनाब, तो इसके आंसर में डेफिनेशन ही लिखनी थी, ऐसे ही है ना। अब आते हैं जनाब, कैपिटल गेन्स को टैक्स कैसे करना है। वो कहते हैं यार कैपिटल एसेट्स की हमने कुछ जहन में एक स्केच बना लिया है, उस स्केच को बनाने के बाद जो स्केच बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी कौन सी, शाबाश, पर्सनल। अगर ये लैंड बिजनेस की है फिर तो इसके ऊपर, अगर मतलब फर्ज करें ये राइस की बिल्डिंग, राइस है नहीं, राइस की बिल्डिंग राइस के नाम हो, और हमें लगे यार गार्डन टाउन में कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं, अब हम ऐसा करते हैं ये बिल्डिंग बेच देते हैं और कहीं थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा कॉलेज बना लेते हैं, ये तो जहां कॉलेज खुलेगा बच्चे तो वहीं आ जाएंगे ना। तो ये जो गेन अराइज हुआ, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये कैपिटल गेन। लेकिन मेरे पास एक अपना घर है और मैं उसको बेच रहा हूं, मेरे पास एक प्लॉट है और उसको बेच रहा हूं, इसका मतलब है ये पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर, ऐसी होगी ना बात। अच्छा जी, दूसरी बात, सिक्योरिटीज का मतलब अभी आसान करके फिर आगे सब पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी का पता है ना हमें, ऐसी कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हो। फिर आ गया जनाब पर्सनल, ये कौन सी चीजें, वो 6 बातें जो भी पढ़कर आए हैं, जिसमें ज्वेलरी शामिल है, जिसमें एंटीक शामिल है, जिसमें कॉइन शामिल है, जिसमें मेडल शामिल है, ठीक है ना। ये वो वाली 6 बातें। इन 6 बातों को आमतौर पर ना एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है ना, लेकिन ये वही 6 बातें। और आखिरी बात आ गई अदर में क्या बच गया, अदर में बच गए शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर। इसका मतलब है 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे इन सबको हम अच्छी तरह से। इसका मतलब है हमें 4 बातें पढ़नी है। पहली बात, आज हम एक तो पहली डेफिनेशन हमने कवर कर लिया, एक दूसरी बात हम कवर करने जा रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन कैसे करनी है। ठीक होगी ना बात। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान by a person in a tax year shall be chargeable to tax as separate block on the basis of holding period as under। जरा मुझे बात हाईलाइट करके बताएं, इस लाइन को पढ़ के क्या समझ आई? शाबाश, वेल डन। सबसे पहली बात, वो एसेट पाकिस्तान में होना चाहिए। कैपिटल एसेट बनाने के लिए वो एसेट पाकिस्तान, मतलब मेरा एक प्लॉट दुबई में है, उसको बेचूं तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं आया, ठीक है ना। सिचुएटेड इन बाय अ पर्सन shall be chargeable to tax as separate block। जरा बात सुने क्या कह रहा हूं, NTR FTR, separate block means FTR, सारों को इकट्ठा नहीं करना, करें इसका हिसाब अलग करना है। इसीलिए मैं अभी लफ्ज बोल रहा था कि ये वाला पॉइंट समझने का सबसे बेहतरीन जगह यही है कि क्या ये इनकम सारी में ऐड करके करनी है
और फिर जाके क्या लगाना है, स्लैब लगानी है। वो कहता नहीं नहीं यार, इसके अपने रेट हैं, इसकी अपनी स्लैब है, इस पे वो वाली स्लैब नहीं लगानी जो आप पहले पढ़ कर गए हो। बात समझ आई है? अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड एज अंडर। वो कहता है कैपिटल गेन कैसे निकालना है, ए माइनस बी। ए क्या है, ए इज द कंसिडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ, कंसिडरेशन क्या मतलब, रिसीट बेसिस पर टैक्स, अक्रूवल बेसिस पर टैक्स नहीं होगा। जब आप प्लॉट बेचेंगे जो पैसे मिले आपको वो ए बन गया, माइनस बी कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट, डिडक्शन अलाउड। जाहिर है एक प्लॉट मैंने खरीदा था 20 करोड़ रुपए का, बेच दिया 25 करोड़ रुपए का, तो गेन कितना हुआ, कैसे आया ये, 25 माइनस 20, कंसिडरेशन रिसीट माइनस कॉस्ट, ए माइनस बी। क्लियर हो गई यहां तक बात? फिर एक नया सेक्शन आया अभी 1-2 साल हुए हैं, 75A। आपको पता है गवर्नमेंट, वो जो मैंने एक डायलॉग क्लास में बोला आपको भी कि यार जैसे जैसे आगे चलोगे ना, ये जो हमें लगता है ना टैक्स चोरी कर लेंगे, टैक्स तो देंगे नहीं। मैंने एक डायलॉग क्लास में कई दफा बोला कि टैक्स चोरी करना इतना आसान काम। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको मजबूर करती है कि ये ट्रांजैक्शन आप ऐसे करोगे। और 99% गवर्नमेंट कैसे मजबूर करती है, कहती भाई बैंकिंग चैनल से करेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। मसलन यहां उन्होंने पाबंदी लगा दी, उन्होंने कहा भाई अगर कोई एसेट 5 मिलियन से ज्यादा, 5 मिलियन का मतलब क्या है 50, अब 50 लाख का तो 5 मरले का प्लॉट नहीं आता। आप समझ आ रही ना, शहरों में तो 5 मरले जगह नहीं आ सकती 50 लाख रुपए की। वो कहता है 50 लाख से बड़ी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना आपने, तो आपने क्रॉस चेक से पेमेंट करनी है। कहते अगर नहीं करेंगे तो क्या करोगे, कहते बताएं क्या करेंगे। ये जो आपको फार्मूला बता रहे हैं ना कि गेन कैसे आएगा, ए माइनस, वो कहता है बी हम आपका 0 कर देंगे। बात समझ आई है? टैक्स वाले गोली नहीं मारते, टैक्स वाले सीधा कहते हैं यार फिर हम ना आपका खर्चा नहीं मानेंगे। तो 25 करोड़ का भी हमने बेचा था ना 20 करोड़ का लेके, और अगर 20 करोड़ का लिया और सारा कैश दे दिया तो गेन कितना हो गया 25 करोड़, क्योंकि यहां 25 आया ये 0 हो गया। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें क्या कैसे लिखा हुआ है। इन केस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन रुपी इज परचेज इन कैश, देन इट विल हैव फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। कहता पुत्र अगर तुमने कैश में खरीद लिया ना तो तुम्हारे साथ जो सलूक करेंगे ना वो नीचे बता रहे हैं। कहता क्या, कहता पहला सलूक ये है, सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एनी गेन ऑन, यानी B0 कर देगा। कहता बस सुकून पड़ जाएगा, कहता नहीं अभी भी नहीं, पूरा सुकून पड़ा। कहता और क्या करोगे, कहता सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज। अच्छा प्रॉपर्टी में एक और मसला समझना, हम जब कोई प्लॉट खरीदते हैं ना तो दायरा जितने का खरीदते हैं वो तो इसकी क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू। अब होता क्या, मैंने एक प्लॉट खरीदा 4 करोड़ रुपए का। अच्छा अब दोनों तरफ ही एक जैसे लोग हैं ना, बायर भी वैसा ही है सेलर भी है। कहते यार एक बात सुनो, दूंगा मैं तुम्हें 4 करोड़, ये जो स्टाम्प पेपर बनाने हैं ना इस पे 2 करोड़ लिखेंगे, तुम्हारा भी टैक्स बच जाएगा मेरा भी बच जाएगा। बात समझ आ रही, सही वैल्यू डिक्लेयर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास 2 तरीके हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक है DC रेट। क्या बोला मैंने, ये गवर्नमेंट ने ना इलाकों के हिसाब से रेट डिफाइन कर रखे हैं। مثلا हम यहाँ गार्डन टाउन में बैठे हैं ना, औरंगजेब ब्लॉक में, तो औरंगजेब ब्लॉक में एक DC रेट आ रहा है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अच्छा DC रेट पुराने रेट होते थे तो ये बात दफा बड़े कम आ रहे हैं,
पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने एक और काम किया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो डीसी साहब तो नहीं इतने एफिशिएंट काम कर रहे, तो एफबीआर का मेन मकसद क्या है, टैक्स इकट्ठा करना। उन्होंने कहा एफबीआर वाले रेट निकालें। क्या करें? एफबीआर कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ना शहरों की जो इलाके हैं ना उसके रेट बना रखे हैं। बैरिया टाउन का रेट ये है, डिफेंस का रेट ये है, डिफेंस फेज 1 का ये है, फेज 2 का ये है, गार्डन टाउन का ये है, फला का ये है। वो कह रहा है इनमें से जो ज्यादा होगा ना, पहली बात तो हमें वो कबूल है, ठीक है, विच एवर इज हायर, इसका 5% पेनल्टी भी लगाएंगे आपको। दो आपको नुकसान दिया ना। अगर आपने एक प्लॉट खरीदा, मसलन अब ऐसे करते हैं ना, हमने एक प्लॉट खरीद लेते हैं, कितने का, नहीं थोड़ा बड़ा खरीद, चलो 60 70 80 लाख का ही खरीदते हैं, चलो जी 90 लाख रुपए का एक हमने प्लॉट खरीद लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया जो है ना वो तो हमने बैंक से पे कर दिया, यानी पे ऑर्डर वगैरह दे दिया, और बाकी का जो था वो हमने कैश दे दिया, ये कैश दे दिया। तो टैक्स वाला क्या कह रहा है? कह रहा है जितना तुम कैश दोगे वो तुम्हारी कॉस्ट से माइनस कर दूंगा। अब इसे समझने के लिए पहले ऐसे समझो, अगर सारा ही कैश दे दिया, अब फर्ज किया ये 9 मिलियन का लिया था, 10 मिलियन का सेल कर दिया, यानी 90 लाख का लिया था 1 करोड़ का, और जो 90 लाख थे वो सारे कैसे दिए? कैश में। तो कहता है ए माइनस बी तो हो गया 0। पहली बात है 1 करोड़ रुपया गेन आ गया, 1 करोड़ पर टैक्स लगेगा जो भी लगेगा, एक बात होगी। दूसरी बात, डीसी रेट या एफबीआर रेट विच एवर इज हायर, उसका 5% पेनल्टी भी लगेगी। ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर हमने कुछ कैश दे दिया, जैसे ये एग्जांपल हमने बनाया, तो फिर ए कितना है? 10 मिलियन। बी कितना है? जितना बैंक से दिया है 4 मिलियन। बात समझ आई है? तो 6 मिलियन आपका क्या हो गया? कैपिटल गेन आ गया। हालांकि गेन सिर्फ 10 लाख आया, 90 लाख का खरीदा था, 1 करोड़ का बेचा। ऐसे लॉ आपको मजबूर कर देते हैं। अब आप सोच सकते हो कि यार मैं कैश दे दूंगा, सोच सकते हो। इसलिए मैं वो डायलॉग बोलता हूं कि टैक्स चोरी करना इतना आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स चोरी नहीं होता, अनाड़ी आदमी का काम नहीं है, ठीक है ना। वो हमारे को चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करेगा तो फिर बताएंगे कैसे होगा। अभी नहीं बता रहे, अभी तो पढ़ा रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये 75A अभी नया 1-2 सालों में ला आया है। हम कहा यार नहीं भाई, अगर तुम पैसे बैंक के थ्रू नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। बात समझ आ गई जी? अच्छा जी, एक तो ये कहानी समझ आ गई। अब रह गया अक्खा जो, चलो जितना भी गेन होगा, कितना गेन हुआ हमें? अगर कैश से ना दिया होता तो 10 लाख का गेन हुआ, अगर कैश दे बैठे हैं तो फिर हमारी वाली एग्जांपल में कितना हो गया? 60 लाख रुपए। वो कहते अच्छा ये जो गेन हो गया इस पर टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि ऊपर तो लिखा हुआ था कि टैक्स लगेगा कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। नाउ व्हाट इज होल्डिंग पीरियड? वो कहता है यार देखो भाई, हमने जो प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना, उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1, ओपन प्लॉट, प्लॉट खरीदा प्लॉट बेचा, प्लॉट खरीदा प्लॉट बेचा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, घर खरीदा घर बेचा, घर खरीदा घर बेचा। फ्लैट, फ्लैट में आपको पता है जमीन आपकी नहीं होती ना, वो जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया कि यार पहले कौन सी की बात हो रही है? प्लॉट की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, या फ्लैट की बात हो रही है? कहता अब समझो कि ये कैसे टैक्स होना है। अच्छा एक बात याद रखें, ये जो कैपिटल गेन थे ना, ये तकरीबन ना 2012 तक ये फुली एग्जेम्प्ट थी। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना शुरू किया, ठीक है ना।
अभी भी हम इस हेड में लोगों को कुछ अरसे के बाद एग्जेम्प्ट कर देते हैं, उसी को होल्डिंग पीरियड कह रहे हैं। अब जरा देखें प्लॉट के बारे में गवर्नमेंट क्या कह रही है। वो कह रहा है वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट खरीदा और बेच दिया तो जितना गेन आया, गेन कैसे आएगा वो जो पढ़ लिया, ए माइनस, उस गेन पर 15% गवर्नमेंट का टैक्स है। अब हमारी 2 सिचुएशन थी ना, एक सिचुएशन में गेन आया है 60 लाख, इसका मतलब है इसका 15%, और एक सिचुएशन में आया है 10 लाख, तो फिर 10 लाख का 15%। बात समझ आ रही है? हाँ, अब जरा गौर करें मैं क्या करने लगा। हमने इससे सारी इनकम को ऐड तो किया ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। क्यों? ये सेपरेट ब्लॉक में जा रहा है, FTR में जा रहा है, इसके अपने रेट हैं, इसकी अपनी स्लैब है, ठीक है ना। अच्छा जी, वो कहता है अगर आपने उस साल में नहीं बेचा, साल से ऊपर हो गया, अब जैसे जैसे हम देर करेंगे ना गवर्नमेंट नरम पड़ती जाएगी। 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन 2 साल से, वो कहते हैं टैक्स रह गया 12.5%। 2 साल से ज्यादा 3 साल से, वो कहते हैं 10%। 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम, 4 साल से ज्यादा 5 साल से कम, 5 साल से ज्यादा 6 साल से कम। वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड, आप प्लॉट खरीदें 6 साल के बाद बेचें, भले 10 करोड़ रुपए का फायदा हो जाए, 1 रुपए का टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट हो गई इनकम। ये लफ्ज लिखा होता टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, टैक्स विल बी टैक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। एक वक्त था ये यहां भी 0 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने इसे टैक्स नेट में लाना शुरू किया। और आप कहते हैं ना यार प्रॉपर्टी का कारोबार आजकल उस तरह नहीं चल रहा, इसीलिए नहीं चल रहा, टैक्स लग गया इसके ऊपर। हम खुद भाई प्लॉट खरीदें प्लॉट बेचें, ना कोई टैक्स, ना कोई लेनी ना कोई देनी। हाँ अभी भी ऐसा है, लेकिन 6 साल के, हाँ ये अच्छी बात है, 6 साल में प्रॉपर्टी बढ़ भी खूब गई होगी, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो जनरली ऊपर ही जा रही होती है ना। अभी भी एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इसमें एक फायदा भी है कि 6 साल के बाद जब गेन आएगा टैक्स भी कुछ नहीं देना आपने। अब जरा सोचें, एक आम आदमी को बेनिफिट देना है गवर्नमेंट ने, जो लेजिस्लेटर है ना वो एक असूल बनाता है, फिर कहता है यार बेचारा आम आदमी ना फंस जाए बीच में। अब एक आम आदमी, उसके पास एक ही घर है, इस पे टैक्स ना ज्यादा लगे, इसीलिए उन्होंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अलग की और कहा अगर घर एक ही साल में बेचा तो 15%, 2 साल में 10%, 3 साल में, 4 साल में, लेकिन घर 5वें साल ही एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि घर में अमूमन आम इंसान होगा और प्रॉपर्टी में, प्लॉटों में तो इन्वेस्टर टाइप बंदे होंगे ना, एक एक बंदे के 10-10 प्लॉट, 15-15 प्लॉट। अच्छा, अब घर वर्सेस फ्लैट, आम आदमी कौन है? फ्लैट वाला। मतलब आम आदमी से मतलब है फाइनेंशियली वीक, तो कौन सा है इसमें से? फ्लैट वाले को और रिलैक्स किया, उसे कहा नहीं यार 2 साल बाद ही आप एग्जाम्प्ट। बात समझ आ रही? फ्लैट खरीदें पहले साल ही बेचें तो सारे बराबर 15%, 15%, 15%, लेकिन फ्लैट अगले साल, फ्लैट खरीदें 2 साल के बाद, 2 साल रखने के बाद तीसरे साल में जब मर्जी बेच दें 0 हो गया, और ये 5वें साल के बाद, और ये 4 साल के बाद, 5वें में बेचेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4। कहानी समझ आ गई है? टैक्सेशन समझ आ गई है? अब वो कहता है जी एक बंदे ने प्लॉट खरीदा बेचा, आपने क्या देखना है? सबसे पहले डेट्स नोट करनी है, होल्डिंग पीरियड नोट करना, ठीक है ना। फिर ये भी देखना है पाकिस्तान की बात हो रही, कहीं बाहर की तो नहीं हो रही, ठीक है ना। फिर अगली बात क्या देखनी है? प्लॉट है, घर है या फ्लैट है?
क्योंकि होल्डिंग पीरियड। अच्छा, ये रेट याद नहीं करने, ये तो एग्जाम में अवेलेबल है, हमें इसको अप्लाई करना सिर्फ सीखना। डन होगी बात जी। हम कह रहे थे कि 4 तरह से पढ़नी है बातें। इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन कैसे होनी है, ये बात हमें समझ आ गई। कैसे होनी है? ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। और कितनी कैटेगरी की प्रॉपर्टी आ गई? 3 कैटेगरी की। कौन कौन सी? प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एंड फ्लैट। अच्छा जी, देखिए, मिस्टर कामरान एक्वायर्ड अ हाउस घर ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 75 million. According to the purchase agreement, he paid 20% of the amount in, बात समझ आ गई, and the remaining 80% through the cost will remain 80%। 20% तो निकल गया ना, A माइनस B जब करना है, वो जो अभी उसूल पड़ा। The house was subsequently sold on March 31, 2024। होल्डिंग पीरियड साल के अंदर अंदर ही, साल के अंदर अंदर ही, फॉर 10 million। डिटरमिन द, फॉर 10 नहीं, असल में 100 करना है इसको, 100 million बढ़नी है ना कीमत। 75 million का तो खरीदा, ये गलती से लिखा गया, 10 नहीं है, इसको 100 कर लेंगे, 100 million। डिटरमिन द गेन और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। जरा देखिए जी, निकालें कॉपी, शाबाश। कॉस्ट कितनी है? अब ऐसे लिखा मैंने, देखें जरा, कॉस्ट एक्चुअल 75 million, कॉस्ट फॉर गेन पर्पजेस, क्योंकि कैश नहीं ना, वो कैश पे कर दिया, इसका ले 80% जी। 75 million का 80% कितना आ गया? 60। ऐसे ही है। सेल प्रोसीड्स कितने का सेल हुआ है? 100 million का, 100 कर दिया हमने उसको, ठीक है ना। गेन कैसे निकालना है? गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए कितना है? 100 million। बी कितना है? 60 million। कितना गेन आ गया? 40 million का। ऐसे ही है ना। और अगर कैश वाली कहानी ना होती तो 25 million आना था गेन। ऐसे ही है ना। अब इस पर टैक्स लगेगा, कौन सा रेट लगेगा? 15% विद इन 1 ईयर। 15% लें जी, इसका 15%, 40 million का 15%, 6 लाख। 6 लाख रुपया तो ये आ गया। एक सलूक और भी करना है। 60 लाख आ गया? नहीं, 40 million है ना, 40 लाख का 15%, 6 लाख ही आएगा। है 40 million, कैलकुलेटर से ले लो यार। 40 million मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तरक्की हो गई है। बच्चे माशाल्लाह इतने ज़हीन आ रहे हैं, अब कैलकुलेटर से भी गलत आंसर निकाल लेते हैं। मौजज़ात है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, 6 लाख तो ये आ गया। एक बात और पड़ी थी 75A में, क्या जी? कि भाई इसके ऊपर एक पेनल्टी भी लगेगी। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज। अब क्वेश्चन में अगर ये दोनों नहीं दी गिवन, तो इसका मतलब है यही रेट जो सेल प्रोसीड है, इसका ही 5% लगेगा।
ठीक है ना। इसका मतलब है इसका 5% और लगेगा अभी पेनल्टी। अब 100 मिलियन का 5%, फिर गलत निकाल दो। कैलकुलेटर से ले लो यार जो आंसर है। अच्छा आगे चलो, 100 मिलियन का लो ना अभी। वो देखो क्या लिखा हुआ है, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ एफबीआर वैल्यू। एफबीआर वैल्यू कितनी है? एफबीआर वैल्यू कितनी है? 100 मिलियन। 100 मिलियन का 5%, 5 मिलियन ये आ गया, ठीक है ना। तो ये इसकी टैक्सेशन हो गई। कुछ बात समझ आई है? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। टैक्सेशन होनी कैसे है? होल्डिंग पीरियड की बुनियाद पर होनी है। एक और छोटी सी, आपने घर जाके, मैं अभी क्लास के फौरन बाद आपको सेंड कर रहा हूं ये सारे नोट्स। नजम हैज परचेज अ हाउस इन 20x1 फॉर 20 ऑन 1 जुलाई 20x6। x1 में लिया था, x6 Najam entered into an agreement with Zamir for the sale of house for 25. As per term of agreement, Najam received 5 million on the day the contract was, and balance amount was to be paid on 30th September 20x6. However, due to financial difficulties, Zamir failed to pay the balance amount on due date, and consequently, Najam forfeited the advance in accordance with the term of agreement. पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने forfeited deposit. forfeited, हमने घर बेचने रखा, घर बिक गया, 5 मिलियन हमने एडवांस लिया, बाकी उसने अभी पैसे देने थे, लेकिन उसके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसने कहा यार भाई मेरे पास तो पैसे नहीं। अब एग्रीमेंट के मुताबिक 5 मिलियन हमारे हो गए। क्या ये कैपिटल गेन है? नहीं, ये हम पढ़कर आए हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है 5 मिलियन तो वहां जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, यहां तो नहीं आने वाला। अच्छा जी, ऑन 15 फरवरी 20x7 नजम सोल्ड द हाउस टू फरीद फॉर रुपीज, किसी और को बेच दिया। कितने का खरीदा था? 20 मिलियन का। बेचा कितने का? 30 मिलियन का। कितना गेन हो गया? 10 मिलियन। अब होल्डिंग पीरियड देखना, हाउस है ना, हाउस है तो मोर देन 6 ईयर हो गए। ये वाला गेन क्या हो गया है? एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन इस सवाल में, अच्छा अब सवाल पढ़े, एडवाइस नजम अबाउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। टैक्सेबिलिटी, टैक्स की कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, कह रहा टैक्सेबिलिटी बताओ। टैक्सेबिलिटी बताने का मतलब है थ्योरेटिकली बताओ ऐसे, ठीक है ना। थ्योरेटिकली बताओ कि भाई इसमें से क्या हुआ, ये वाली अमाउंट किधर जाएगी? इनकम फ्रॉम, और जो बाकी का गेन आ रहा है वो एग्जेम्प्ट हो गया। क्यों एग्जेम्प्ट हो गया? होल्डिंग पीरियड। कहानी समझ आ गई है? इसके बाद प्रॉपर्टी में एक और नई प्रोविजन गवर्नमेंट ने डाल रखी है, दैट इज 7E। ये एक नया सेक्शन डाला हुआ है, लेकिन अभी हम इस सेक्शन को नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। हो क्या रहा है, गवर्नमेंट भूखी नंगी, आपको पता ही, ठीक है ना। तो ये जो टैक्सेशन है, ये जो टैक्सेशन है, ये पिछले 70 सालों से मुल्क में ऐसे चल रही। रेट वेट कभी एग्जाम्प्टी थे, कभी थोड़ा टैक्स लग गया, कभी ज़्यादा लग गया, लेकिन ये टैक्सेशन इंसानों वाली टैक्सेशन है। और ये जो 7E वाली टैक्सेशन है, ये भूखे नंगे वाली गवर्नमेंट्स की टैक्सेशन है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ताकि एक चीज़ आपको समझ आ जाए ना। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देने लगा हूँ आपको। आपने घर खरीदा, ये देखें अभी वाले, ये नजम वाली एग्जाम्पल से ही लें। ये जो इस नजम ने पहले साल घर खरीदा, बेचा नहीं, दूसरे साल भी नहीं बेचा, तीसरे साल भी नहीं बेचा, चौथे साल भी नहीं बेचा, 5वें साल भी नहीं बेचा। तो ये जब से ये आई है ना, ये वाली हुकूमत, समझ आ रही कि नहीं आ रही
हैं? नहीं नहीं, ये वाली खाली नहीं, यानी ये पिछली सारी हुकूमतें इसमें हैं, पिछले 6-8 सालों की हुकूमतें इसमें शामिल, बुक्के नंगों की हुकूमतें सारी। ये कहते यार आपने प्लॉट बेचा तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो टैक्स दे दो ना। वो शहबाज शरीफ नहीं कहते कि मांगने नहीं आया, ये वो वाली बात, मजबूरी है। वो कहते यार मजबूरी, हमने भी तो मुल्क चलाना है ना, चलो तुमने बेचा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो दे दो। वो जो अल्लाह के नाम पे देना ना, वो 7E में डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी हम उससे पहले वाले सेक्शन की डिस्कशन करें कि जब प्लॉट खरीदा, जब प्लॉट बेच दिया तो टैक्सेशन कैसे होगी, लेकिन इसके दरमियान में भी टैक्सेशन होगा। तो यार बेचा नहीं है, लेकिन भाई तुम्हारे प्लॉट की थोड़ी कीमत तो बड़ी होगी ना, उसमें तो कोई तुम्हें गेन आया होगा। तो दैट इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। डीम्ड का मतलब ही बड़ा बुरा है, यानी कोई खुदा ना खातर नेगेटिव बुरा नहीं, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। वो कहते हैं यार इनकम है तो नहीं, लेकिन हमने समझ लिया। डीम्ड का मतलब क्या है? खुद भी कह रहे हैं डीम्ड इनकम, कि इनकम है कोई नहीं, लेकिन हम इतने बेशर्म है कि हमने समझ लिया कि तुम्हें इनकम हुई है तो टैक्स दो थोड़ा सा। इसके ऊपर कल बात करेंगे, बल्कि अभी कल भी नहीं करेंगे, पहले ये इस हेड को जरा मुकम्मल करके आएंगे। ये जो 4 बातें हमने की है ना, पहले 1 बाय 1 इनको करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी के ऊपर कल बात करेंगे, पर्सनल मूवेबल, ये करके फिर 7E के ऊपर आएंगे कि अच्छा अगर प्लॉट बेचा नहीं था तो उसकी टैक्सेशन कैसे करते। ठीक है, कल मुलाकात होगी। लेकिन अब ये हमारा बड़ा टेक्निकल, आमतौर पे टीचर इसे शुरू में नहीं पढ़ाते इस चैप्टर को, कि बच्चों को समझ ही नहीं आएगी तो बच्चे कहेंगे टीचर ही अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मुश्किल चीज़ें पहले पढ़ानी चाहिए भाई, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, उसके टेस्ट ज़्यादा हो, और समझ क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह ताला एक एक बात की समझ आएगी। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला है कि आप ये रियलाइज़ करें कि अब ये मोस्ट टेक्निकल चैप्टर शुरू हो गया है, आपने रोज़ाना का काम रोज़ाना करना है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।